हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। हम बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में और फुल डिटेल के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इसलिए एक वीडियो देखो और अपना चैप्टर जो है आज ही खत्म कर लो, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये आपको सारे के सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगी। और कोई भी डाउट हो या फिर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आप अपनी क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स में पढ़ के आए होंगे कि मीन मीडियन मोड वगैरह कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो ये जो पार्ट है ना वो भी आएगा हमारा स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। लेकिन अब जैसे स्टैटिस्टिक्स हमारा पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है ना, तो हमें इसके बारे में और डीप लेवल पे जानना होगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं एंड ऑल। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के मतलब इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं या फिर कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके अंदर होता क्या है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स है, वो सब हम इसका थ्योरेटिकल वे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। नाउ आप सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम 2024 एंड 2025 के। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम इंसानों को, इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्रोसीजर है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम सभी को एक तरीका मिलता है, एक जरिया मिलता है, जिससे हम जो है अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, हम उसको फुलफिल कर सके बाय अर्निंग अ पेनी ऑफ मनी, है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी शॉप्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, माइंस, ये सब आती हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं हम इकोनॉमिक्स को, ध्यान से देखो। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है। जैसे हमारी इकोनॉमी में स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, साधनों की। स्कैर्सिटी मतलब कमी है हमारे रिसोर्सेज की, जैसे कुछ भी है, पानी हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है ना। और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि अनलिमिटेड हमारे पास है ही नहीं, हवा को छोड़ के, ओके। तो रिसोर्सेज जो है स्कैर्स है, लिमिटेड है, ठीक है। अब लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो तो बढ़ती ही बढ़ती रहती है और पॉपुलेशन भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इतने सारे लोगों की डिमांड कैसी पूरी होगी जब हमारे रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा जरिया निकालती है जिसके थ्रू हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से एलोकेट करें, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि लोगों की जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो अचीव हो जाए, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, और जो सोसाइटी है उनकी वेलफेयर, उनकी भलाई जो है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम चॉइस करते हैं कि हम या तो ये चुन ले या फिर ये चुन ले। और स्कैरसिटी की प्रेजेंस में, की कमियों की प्रेजेंस में भी हम कोशिश करते हैं कि सभी को, चाहे वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सोसाइटी है, उन सभी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दैट इज इकोनॉमिक्स। अब स्कैरसिटी क्या होती है, या तो गुड्स मतलब कोई भी फिजिकल गुड या फिर सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज जो है उनकी कमी है हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, ठीक है। उनकी डिमांड क्या, मतलब डिमांड तो इतनी ज़्यादा है लेकिन उसके मुकाबले जो सप्लाई है उन गुड्स की, ठीक है, उन रिसोर्सेज की, वो कम है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। इतना समझ में आया। अब स्कैरसिटी की वजह से ही हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी स्कैरसिटी की वजह से ही आती है। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ये बताओ इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, बताओ बताओ। जैसे हमारी इंडिया के फादर ऑफ नेशन कौन है, महात्मा गांधी जी। ऐसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। अब इन सभी ने इकोनॉमिक्स की कुछ कुछ डेफिनेशन दी है। जैसे एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, ठीक है। वेल्थ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। जैसे क्या है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री। कि इकोनॉमिक्स की वजह से ही हम अपनी कंट्री की वेल्थ जान पाते हैं, ठीक है। वेल्थ इन द सेंस कि वो कितनी अमीर है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद लियोनेल रॉबिन्स ने भी 1932 में स्कैरसिटी के ऊपर एक डेफिनेशन दी थी। वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, की इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और ये बताती है कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं, जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है, उनके अंदर कमी है, मतलब वो अबेंडेंस में नहीं है। और वैसे तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, लेकिन एक एक रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के साथ साथ और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क जो है हमारे देश में लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन मिल्क के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कर्ड बन सकती है, चीज बन सकता है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा चॉइस करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में, ताकि हम जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अकम्प्लिश कर पाए, ठीक है।
उसके बाद पॉल सैमुएल्सन ने भी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज टू प्रोवाइड वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग द पीपल एंड द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें एक इंसान या फिर एक सोसाइटी जो है, चाहे उसके पास मनी हो या ना हो, लेकिन वो चुनती है, चूज करना पड़ता है उसे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कम है, साथ ही साथ उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ेगा कि या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और हम इस तरीके से यूज करें अपने रिसोर्सेज को ताकि हमारी जो कंजम्पशन है वो आज भी हो जाए एंड हमारे फ्यूचर के लिए वो जो चीजें हैं, वो जो रिसोर्सेज है वो बच भी जाए, है ना। तो इसलिए अब हमें समझ में आता है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड इन नेचर है, साथ ही साथ वो स्केर्स भी, उनकी कमी भी है, और उसके साथ साथ उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, ठीक है। तो ये जो है रिसोर्सेज के बारे में था, इकोनॉमी के बारे में था। अब हम जो है बात करेंगे अपनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की। तो इकोनॉमिक्स में दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, है ना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके थ्रू हम पैसा नहीं कमा सकते। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 5 पार्ट इन्होंने बांटे हुए हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब कुछ भी चीज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, मशीन्स में कुछ नई चीज बनाना, इनपुट का आउटपुट बनाना, वो होता है प्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आई? जैसे चीनी का हमने क्या बना दिया, सॉरी गन्ने का हमने क्या बना दिया, चीनी, तो दैट इज प्रोडक्शन। उसके बाद उस चीनी को हमने कंज्यूम कर लिया, लोगों ने उसको यूज कर लिया, ठीक है, खा पी लिया, दैट इज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, की हम जो है कहीं पर अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें रिटर्न मिले, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। उसके बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विस को बाय एंड सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है, जिस इन चारों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, तो इन चारों का हम जो है वो प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे कि हम रेंट, प्राइस ऑफ द लैंड, कि अगर हम लैंड जो है अपनी किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो है अपना कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम दे रहे हैं किसी को यूज करने के लिए, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। अगर लेबर है तो इन रिटर्न क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। अगर कैपिटल है तो इन रिटर्न क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एंटरप्राइज है तो इन रिटर्न क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो और डिस्ट्रीब्यूशन को हम फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं, और एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी वो है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है जिसके थ्रू हम पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर सोशल आ गया, सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, चैरिटेबल और पेरेंटल। सोशल एक्टिविटी में जैसे कि बर्थडे पार्टी पर चले गए, रिलीजियस में हमने गॉड की वर्शिप कर ली, पॉलिटिकल में जो पार्टीज जो है एक्टिविटी करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटी में हमने ब्लड डोनेट कर दिया फॉर एग्जांपल, पेरेंटल मतलब कि हमने जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें हम पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे इकोनॉमिक्स पार्ट का। स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो भी आएगा। जैसे अब कंज्यूमर क्या होता है, एक इकोनॉमिक एजेंट होता है वो, जो कि कुछ सामान खरीदने जाता है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। प्रोड्यूसर वो होता है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदल देता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। सर्विस होल्डर क्या होता है, अ पर्सन हु इज इन द जॉब एंड गिव हिज सर्विसेज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गेटिंग पेड फॉर इट। तो सर्विस होल्डर कौन होता है, जो कि एम्प्लॉय होता है ना, जो काम कर रहा होता है। जैसे गवर्नमेंट टीचर है, वो काम कर रही होती है अपना पढ़ाने का। और सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो कि कोई सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर अ पेमेंट, है ना। तो वो एक प्रोवाइडर मतलब कि कोई जॉब निकाल रहा है दूसरे के लिए। अब हम बात करेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। हमने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखो, स्टैटिस्टिक्स एक तरीका होता है जिसके थ्रू हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा होता है, नंबर्स का डाटा होता है, उसकी वजह से हम जो है डिसीजंस ले पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर सेंस और एक होता है हमारा प्लूरल सेंस। अब सिंगुलर सेंस क्या होता है, देखो, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई डाटा है, हमने उसको कलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चों की सैलरी है
क्या क्या पॉकेट मनी है उनकी या फिर क्या क्या सैलरी है, इस तरीके से हमने उनका डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको फिर ऑर्गेनाइज कर लिया कि ये उनको पॉकेट मनी मिलती है, ये उनको इंटर्नशिप से मनी मिलती है, इस तरीके से हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको अच्छे से क्लासिफाई कर लिया कि ये इस कोर्स के बच्चों की बात हो रही है, ये बीबीए के कोर्स की बात हो रही है, बीसीए के कोर्स की बात हो रही है, उन बीसीए कोर्सेज के स्टूडेंट्स के अंदर ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है और ये इतने इतने पैसे यहाँ इस इन सोर्सेज से कमाते हैं, इस तरीके से हमने उनको क्लासीफाई कर दिया टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। हम जो है अपनी प्रेजेंट उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह। उसके बाद हम उस पूरे चीज को एनालिसिस करते हैं, कोरिलेशन, मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, डिस्पर्जन मेथड्स लगाते हैं और उसके बाद हमें कंक्लूजन देते हैं कि हमें क्या समझ में आया। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का क्या मतलब होता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, कि हम जो है कोई भी न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेशल काम के लिए। जैसे सेंसस है, वो हर 10 साल में किया जाता है और वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है ना, कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए किया जाता है। तो वो होता है कि जब हम कोई भी फैक्ट या फिर फिगर इकट्ठा कर रहे होते हैं वो भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इतनी बात समझ में आई। अब प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, नंबर्स में आता है ये, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अफेक्ट हो पाता है, और ये जो है एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट आंसर्स हमें बताता है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इसका पहले से ही कोई एक पर्पस होता है इकट्ठा करने का, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस को, और ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बताता है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर जो हमने स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस पढ़ा था उसके कुछ स्टेजेस है जो कि मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था अभी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो देखो दो टाइप का होता है। एक क्वालिटेटिव, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में ला ही नहीं सकते, जैसे कि इंटेलिजेंस, ना हम इसको नंबर की फॉर्म में दर्शा सकते हैं और ना ही ये जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट हो सकता है। और एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे प्राइस और इनकम। ये जो नंबर्स की फॉर्म में आ सकता है इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है? इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। मतलब पहले के टाइम में इसका स्कोप जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था कि स्टेट के अफेयर्स के लिए इसको सिर्फ तभी यूज करना है, लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो हर जगह स्प्रेड हो चुका है। चाहे आप इकोनॉमिक्स की फील्ड देख लो, बिजनेस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है? बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हमें यहाँ से देखो, इट एनेबल इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट। अगर इकोनॉमिस्ट को एक इकोनॉमी की स्टडी करनी है, एक इकोनॉमी के इकोनॉमिक फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है एक अच्छे से फॉर्म में, तब स्टैटिस्टिक्स का काम आता है, ठीक है। ये बहुत सारे डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में शो करता है। ये जो है इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर्स को के बीच में रिलेशनशिप्स हमें शो करता है कि क्या क्या रिलेशनशिप है, प्राइस एंड इनकम में क्या क्या रिलेशनशिप है, या फिर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रिलेशनशिप है, इस तरीके से। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग करता है कि अच्छा ये डाटा है तो इसका मतलब ये हो सकता है आगे जाके, इस तरीके से। फिर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को हेल्प करता है फ्रेम करने में। जैसे हमने सेंसस कर लिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आई हुई है, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या फिर पॉवर्टी के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। उसके बाद हम जो है स्टैटिस्टिक्स की वजह से ये देख सकते हैं कि पहले जो हमने पॉलिसीज बनाई थी उनकी कैसी परफॉर्मेंस है ना। डाटा के डिफरेंट सेट्स के ऊपर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दे सकते हैं कि हमने पहले ये पॉलिसी लाई थी, इसकी वजह से ये हो गया, और अब हम ये लाएंगे उसकी वजह से ये हो सकता है, इस तरीके से पॉलिसीज बना सकते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं किन्हीं भी चीज़ों के बीच में, किन्हीं भी डाटा के सेट्स में, और ये जो है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, क्या? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देख लो। कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा है स्टैटिस्टिक्स का, कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो है नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये जो है डाटा को, बहुत बड़े से डाटा को बहुत
कम फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में एकदम निचोड़ के हमारे आगे प्रेजेंट कर सकता है, मतलब बड़े से को छोटा सा बना देगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो है अलग अलग फिनोमिना को या डाटा के सेट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है, ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं ना कि शायद बारिश आ सकती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। और ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, दूसरे साइंसेस को, दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हेल्प करता है, कोरिलेशन बताता है कोई भी दो फैक्ट्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है इसको, ठीक है। और ये इजी भी था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून पॉसिबल, ठीक है। एंड ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप दोनों जगह फॉलो कर लेना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.